हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी भूगोल की पुस्तक कक्षा 10 की पुस्तक भूगोल का MCQ रिव्यू करेंगे जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी NCERT क्लास 10 की भूगोल की पुस्तक का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। पहला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है? 80%। अगले सवाल को देखते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के उपाय क्या हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किसकी क्रिया करते हैं? प्रकृति के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जैव संसाधन का उदाहरण बताओ? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2। अगले सवाल की ओर चलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार पर आधारित है? स्वामित्व के आधार पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर चलते हैं, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन से प्राकृतिक संसाधन की बहुतायत है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी है? 27%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं, पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल है? बंजर भूमि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होने क्या कहते हैं? संसाधन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण किसमें निहित है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? संस्थाओं का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने कौन से होते हैं? तो का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से जैव संसाधन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अजैव संसाधन कौन से हैं? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है? उत्तरांचल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रियो सम्मेलन में किस पर सहमति जताई गई? उपरोक्त सभी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन पर्याप्त मात्रा में किस राज्य में उपलब्ध है? राजस्थान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खनिज व कोयले के प्रचुर भंडार किस राज्य में उपलब्ध है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुजरात और राजस्थान में यूपी भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भूमि निम्नीकरण की समस्या कैसे सुलझा सकते हैं? उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मृदा कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सीढ़ीदार खेती किस प्रांत की होती है? उत्तराखंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लाल और पीली मृदा भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? उपरोक्त सभी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खादर किसे कहते हैं? नया जलोढ़। लेटराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सदाबहार वन किस मिट्टी में मिलते हैं? लेटराइट मिट्टी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वन मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते, संसाधन के बढ़ते विवेकहीन उपयोग के कारण कौन सी समस्या निरंतर बढ़ रही होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? भूमि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भूमि कैसा संसाधन है? सीमित। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र में है? तो 43%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का कितना प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? 95%।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हो चुका है? 13,000 करोड़ हेक्टेयर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मृदा के कटाव या मृदा के बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुजरात और राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सीढ़ीनुमा सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में। दोस्त अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, काली मिट्टी कौन सी नदियों की घाटी में पाई जाती है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, काली मृदा के निर्माण में किन घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लैटराइट मृदा कैसी जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए अनुकूल है? कपास की। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। पहला प्रश्न है, भारत में सरीसृप और जलस्थिर चरों की कितनी जातियां लुप्त होने का खतरा बना हुआ है? तो 15 और 3 जातियां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने के खतरे पे है? 1500। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने किलोमीटर वृद्धि हुई है? 10,098 वर्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से सुमेध जातियां कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं? 112 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उपनिवेश काल में भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान किस काल में हुआ है? उपरोक्त सभी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में 1991 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? 26,200 वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा? 5,000 वर्ग किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितनी वनस्पति उपजातियां भारतीय मूल की हैं? लगभग 15,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो 8%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो 20%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 1997 के अनुसार सघन वन क्षेत्रों में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 10,098। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दुर्लभ जातियां कौन सी होती हैं? ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख किन उपजातियों से शामिल है? लुप्त जातियों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एशियाई चीते की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया है? 1952 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हुई है? सांगवान और एकल रोपण में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, किन किन परियोजनाओं से वनों को नुकसान हुआ है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? 5,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हिमालयन यव में औषधीय पौधा की ओर बढ़ते हैं, हिमालयन यव में औषधीय पौधा कौन सा होता है? तो चीड़ सदाबहार वृक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति के पेड़ सूख गए हैं? यव के वृक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शोध घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? बांस के पौधे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में लगभग कितने प्राकृतिक वन समाप्त हो चुके हैं? आधे से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? 70%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? 40%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पेड़ पौधों की कटाई से सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है? ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं का नाम बताइए? प्रोजेक्ट टाइगर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वन्य और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार बताइए? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने किस प्रकार सेंचुरी घोषित किया है? तो 1200 हेक्टेयर वन को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ों की कटाई रोकना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जल संसाधन।
पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 3/4। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 96.5%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय हैं? 2.5%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में अलवणीय जल का लगभग कितने प्रतिशत भाग बर्फ की चादरों और हिम नदी के रूप में मिलता है? 70%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व की वृष्टि का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त करता है? 4%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 133वां। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल संसाधनों पर प्रभाव किस कारण बढ़ रहा है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल विद्युत का कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बांधों की बहुउद्देशीय परियोजना में क्या क्या गतिविधियां शामिल है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कौन कहता है? जवाहरलाल नेहरू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों के कारण क्या परेशानियां आ रही हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार बांध के विरोध में कौन कौन सा आंदोलन चलाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर किसान उपद्रव पर उतारू हो गए? तो वह था गुजरात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना जल संरक्षण के लिए अपनाई गई है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टांका का क्या अर्थ है? छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टांका में वर्षा जल कब तक संग्रहित कर सकते हैं? अगली वर्षा तक। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देश का एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तमिलनाडु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नदियों में झरनों के जल को बांस द्वारा बनाए बने पाइप द्वारा एकत्रित कौन से राज्य में किया जाता है? मेघालय में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो ए और बी दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण अत्यधिक जल के उपयोग से क्या हानियां होती हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टांका में वर्षा जल संग्रहण और किस नाम से जाना जाता है? पालर पानी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत जल संग्रहण किस जगह ज्यादा प्रचलित है? थार में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जल संग्रहण के तरीके कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगते हैं? तो वह है रोपण कृषि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? वह है चना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? वह है दाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण फसलें हैं। रोपण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को डैश कहा जाता है? जायद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चावल एक डैश फसल है? खरीफ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा देश है उत्पादक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से डैश लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है? नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गन्ने के उत्पादन में भारत डैश सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दूसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में बोए गए क्षेत्र के डैश भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जा सकती है? 12%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मूंगफली डैश की फसल है? खरीफ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाय की खेती डैश का एक उदाहरण है? तो वह है रोपण कृषि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व की लगभग डैश प्रतिशत सब्जियों का उत्पादन करता है? 13। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रबड़ एक महत्वपूर्ण डैश है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है कच्चे माल के रूप में? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश एक रेशेदार फसल है? कपास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश कपड़ा उद्योग में कपड़ा एक मुख्य कच्चा माल है? सूती। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में डैश स्थान है? तीसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जूट को डैश रेशा कहा जाता है? सुनहरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की डैश की हड्डी थी? ऋण की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से डैश प्राप्त करता? खाद्यान्न। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक डैश है प्रचलन? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में डैश विविधता का प्रयोग कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जाता है? जलवायु। अगले प्रश्न के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। खनिज और ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है। 1854 में पहली बार सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कच्ची कपास इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए कहाँ से लाई जाती थी? मुंबई पत्तन में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है? 8%।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में जैव रसायनों की मांग इतनी तेजी से कब बढ़ी कि इनको पूरा करना कठिन हो गया? 1960। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, टाटा लौह इस्पात संयंत्र को पानी किस नदी से मिलता है? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? हीरापुर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के सहचर्य से किस कंपनी की स्थापना की गई? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां भारत सरकार द्वारा कब अधिकृत कर ली गई? 1972-73 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 में विदेशी सहयोग से कौन कौन से नए एकीकृत इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में कहाँ स्थापित किया गया था? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? झरिया से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्गापुर जिले में किस देश की सहायता से की गई? रूस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस संसाधन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई? परिवहन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग को किन उपवर्गों में विभाजित किया गया? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित सेक्टर में से एक है? सॉफ्टवेयर उद्योग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% है? तो वह 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हेबन ने सड़क पर चलती कौन सी अजीब चीजों को देखा? बस और गाड़ियाँ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हेबन अपने पिता के साथ गाँव से कहाँ आया था? गुवाहाटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ऊर्जा किन किन संस्थानों के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इंजन किसके द्वारा चलाया जाता है? ऊर्जा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गाड़ियाँ किसकी सहायता से चलती है? का और खा दोनों से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खनिजों से तैयार वस्तुएं कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खनिज पदार्थों का इस्तेमाल हमारे जीवन में कहाँ से अनिवार्य है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धातुएं कैसे बनती है? विभिन्न खनिजों के सहयोग से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे कुल उपभोग में पौष्टिक खनिज कितने प्रतिशत पाया जाता है? 0.3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अपघर्षक खनिज का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दंत मंजन बनाने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे नम्य खनिज कौन सा है? चूना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे कठोर कौन सा है? हीरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खनिज क्या है? समरूप तत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खनिजों की पहचान किस किस प्रकार से की जाती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है? 2000 से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, खनिजों का निष्कर्षण किसकी अनुमति के पश्चात ही संभव है? सरकार की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अयस्कों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मैग्नीज का प्रयोग मुख्य रूप से सबसे अधिक किस में किया जाता है? इस्पात के विनिर्माण में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लौह अयस्क में सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? तो वह का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में लौह अयस्क खनिज का मुख्य कितना उत्पादन मूल्य में कितना योगदान है? 3/4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, मैग्नीज का प्रयोग किन किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, परंपरागत साधन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, परिस्थापन क्या है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चूना पत्थर किस में पाया जाता है? का और खा दोनों में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, विनिर्माण उद्योग। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लोहे इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? टाटा लोहे एवं इस्पात कारखाना। अगले प्रश्न की बढ़ते, सूती वस्त्र पहला कारखाना मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते, उद्योग की स्थिति किन कारकों पर निर्भर करती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते, कच्चे माल और उद्योग में कैसा संबंध है? घनिष्ठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कच्चे माल और निर्मित उत्पाद की प्रकृति का मूल्य बड़ी सीमा तक किस पर निर्भर करता है? परिवहन। अगले प्रश्न की बढ़ते, कौन से राज्य में लौह इस्पात उद्योग नहीं है? हरियाणा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, उद्योग की स्थिति किसके द्वारा प्रभावित होती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं का मूल्य निम्न में से कितना होना चाहिए? न्यूनतम।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन से हैं? लौह इस्पात। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? कर्नाटक। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारतीय किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्यवसायों की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? 8 गुना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तृतीय श्रेणी में कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्राथमिक श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्न में से विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादों को कहा जाता है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग केवल कृषि कार्य करते हैं? 64। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का कितना योगदान रहा है? 17%। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, आर्थिक विकास की ऋण किसे समझा जाता है? विनिर्माण उद्योग को। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ पर लगाया गया? मुंबई। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को किन किन कारणों को ने बढ़ावा दिया है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, नवंबर 2011 तक देश में लगभग कितनी सूती और कृत्रिम रेशे के कपड़े मिले थे? 1946 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पहली सफल सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया? 1854 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में बने सूती वस्त्र के आयातक देश कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के कारण किन उद्योगों की मांग बढ़ती है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पटसन उद्योग में भारत का निर्यातक देशों में कौन सा स्थान है? दूसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता के निकट रिश्रा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2010-11 में भारत में कितने पटसन उद्योग लगे हैं? 80। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पटसन नीति के क्या उद्देश्य थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? 2005 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, चीनी उद्योग की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की मिलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, कुल चीनी मिलों का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है? 60%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है? चीन में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैंगनीज। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? चेन्नई में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र किन किन राज्यों में स्थापित है? तो का और खा दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग किसके विकल्प के रूप में बढ़ा है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पहला प्रश्न है, निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? 2। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2014-15 के अनुसार भारत में सड़क जाल कितने किलोमीटर फैला है? तो ये फैला है 64 लाख किलोमीटर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्वता के क्या कारण है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 6। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, उत्तर दक्षिणी गलियारा किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? जिला परिषद। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँव के शहरों को जोड़ने वाली सड़कें किस वर्ग में आती हैं? अन्य सड़कें। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, पक्की सड़कें किसके द्वारा निर्मित की गई? उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, निम्न में से बारामासी सड़कें कौन सी है? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 34 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई कितनी थी? 66,687 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रेलवे परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है? पाइपलाइन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? तो 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है? जल परिवहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन तेज व आरामदायक है? वायु परिवहन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देश के प्रमुख संचार साधन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा हो सकता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्यापार के घटक कौन कौन से हैं? का और खा दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वर्ष 2014 की 2015 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 4.5%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विदेशी पर्यटक भारत के में किस लिए आते हैं? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चलाई गई? मुंबई से ठाणे के मध्य। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनसीईआरटी क्लास 10 की भूगोल की पुस्तक का एमसीक्यू रिव्यू। ऐसी ही और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।